Hi guys, I hope all of you are doing well. This is Surbhi Bhatia and welcome back to the channel of Legal Edge After College. आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे UGC नेट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं योर 90 डेज रोड मैप। अब बहुत लोगों को ये एंजाइटी भी हो रही है कि मैम डेट आ गई क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट यूजुअली जब हमारा एग्ज़ाम जून में होता है और जब तक डेट आती है तब तक हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की तरफ, और डेट आते ही पैनिक में एक हफ्ता और निकल जाता है एंड हम अपने ड्रीम से, अपनी रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं। इसलिए जब हमें पता है कि जून में एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए हम पहले से ही एक रोड मैप क्रिएट करके चलते हैं, ताकि जब वो एग्ज़ाम आए, जब वो एग्ज़ाम की डेट आए, वी आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अगर आप दिसंबर का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गैप आने लग गया है बिटवीन द नेट एंड द JRF का, जो हमारा मार्क्स का कट ऑफ सॉर्ट ऑफ है। ठीक है, अब UGC नेट से हमें पता है 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला PhD ओनली, सेकेंड इज नेट एंड देन थर्ड इज JRF। ठीक है, जिसके बारे में कल युवाक्षी मैम ने भी एक डिस्कशन किया था, एक सेशन लिया था पूरा। तो एक बार क्विकली पेपर पैटर्न समझ लेते हैं पहले, क्योंकि इसी पेपर पैटर्न के बेसिस पर हम अपने जो टॉपिक्स हैं वो डिवाइड करने वाले हैं इन द 3 phases ओवर दीज नेक्स्ट 90 डेज। अगेन मैं ये चीज़ याद दिलवा रही हूँ कि प्लीज़ ये मत सोचना 3 महीने हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड 3 ही महीने हैं और ये टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 है विच इज़ अ जनरल पेपर। नो मैटर आप कोई भी UGC नेट किसी भी ब्रांच में दे रहे हो, ये जनरल पेपर सबके लिए सेम रहता है और सबसे ज़्यादा एंजाइटी देने वाला पेपर होता है। इसमें 50 ही क्वेश्चंस होते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स एंड अल्टीमेटली ये पेपर होता है 100 मार्क्स का। और पेपर 2 जो मेरा लॉ का पेपर है वो होता है 100 MCQs होते हैं, ठीक है, एंड टोटल 200 मार्क्स का। इसके लिए मुझे मिलते हैं टोटल 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे में मेरे को पेपर 1, पेपर 2 का एक पूरा पैटर्न रहता है। तो यहाँ पे पेपर 1 हो गया मेरा जनरल पेपर और मेरा लॉ ओरिएंटेड मतलब मेरे डोमेन का पेपर हो गया मेरा पेपर 2। अब जब हम एक डिस्कशन करेंगे ऑफ द 90 डेज, इसे हम डिवाइड करेंगे इन द 3 phases। 3 phases में हम अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला फेज जो होगा मेरा सबसे बड़ा टिल 31st ऑफ मार्च, आज से लेके टिल 31st ऑफ मार्च तक आपका जो भी पीरियड है, चाहे वो 30 दिन है, 40 दिन है, वो है मेरा फेज 1। देन फेज 2 जो होगा मेरा टिल 15th में, तो समवट अराउंड ये फेज होगा मेरा 45 डेज का। एंड देन 15th में ऑनवर्ड्स आपका एग्जाम जब तक भी है दैट इज योर फेज 3। अगेन एग्जाम 7 जून हो सकता है, 27 जून भी हो सकता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। हम 15th मई के बाद बिल्कुल अपनी जो प्रिपरेशन है उसको रिफाइन करेंगे, इसलिए फेज 3 में हमने कोई अपर लिमिट हमारी UGC नेट डिसाइड करने वाला है, UGC डिसाइड करने वाला है, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे कंट्रोल में है ये दोनों फेजेस और यही दोनों फेजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डन, चलो सबसे पहले फेज 1 का डिस्कशन करते हैं। फेज 1 में हमें जो मेन एम रखना है वो होना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब युवाक्षी मैम ने जो सेशन लिया था उसमें मैम ने आपको समझाया भी था कि अगर आप अपने LLM के लास्ट ईयर में, LLB के नहीं, LLM के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के आगे जाके अप्रैल में, मई में एग्ज़ाम्स भी आते हैं, इसलिए ध्यान रखते हुए, क्योंकि इस टाइम पे कोई एग्ज़ाम नहीं होते, तो आई हैव स्ट्रेच्ड दिस फेज 1 टू अ बिगर पार्ट टिल 31st ऑफ मार्च। ठीक है, इसमें मेरा फोकस क्या रहने वाला है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं। जो भी लॉ है, जो भी पेपर 1 का सब्जेक्ट है, उसके कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट में जो क्वेश्चंस आने लग गए हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड आने लग गए हैं। वो एक ही पॉइंट को एज इट इज़ नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के उसके अराउंड उसके सिनोनिम्स यूज़ करके, एंटोनिम्स यूज़ कर वैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है हम हर तरीके क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, और यही चीज़ हमें चाहिए टू क्लियर आवर JRF। तो यहाँ 70% सिलेबस मेरे को कंप्लीट करना है टिल 31st ऑफ मार्च और बहुत इजीली हो जाएगा। उसके लिए हम पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी अलग अलग रखेंगे।
पेपर 1 की स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले तो ना सिलेबस को समझो। पेपर 1 में एग्जैक्टली 10 टॉपिक आते हैं, राइट? क्या आपको वो सारे 10 टॉपिक्स के बारे में पता है? क्या आपको ये पता है कि किस किस की ज़्यादा रेलेवेंस है? जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की अच्छी रेलेवेंस है, आईसीटी की अच्छी रेलेवेंस है, रिसर्च मेथोडोलॉजी हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट के हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे वो जो 10 टॉपिक्स हैं उन्हें एक बार जस्ट इवैल्यूएट करो। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करते रहते हैं, पेपर 1 की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। और पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 मार्क्स का मेरा पेपर 1 है। तो जब आपका फाइनल स्कोर आएगा, यस पेपर 1 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां अटकते हैं। रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डीआई है, ये सारी चीज़ें हम बचपन से करते आ रहे हैं, पर कॉलेज में जाके इन सब की आदत छूट गई। तो पेपर 1 में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो चीज़ करनी है दैट इज, जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद 24 घंटे लो एंड उस 24 घंटे में जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट द सिलेबस इज। इस टॉपिक में आता क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हो, आईसीटी में क्या पढ़ने वाले हो, टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या? बिकॉज यहाँ पर जब तक सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, सब्जेक्ट के अंदर का मटेरियल भी समझ नहीं आएगा। देन हमें इन सारे सब्जेक्ट्स में रट्टा नहीं मारना है जो बहुत लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो। चीज़ें वही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में वही है जो तुम एज अ टीचर करोगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी में वही है जो तुम तब करोगे जब तुम रिसर्च कर रहे हो। अब वो रिसर्च चाहे मिंत्रा पे एक ड्रेस ढूंढने की हो या फिर जोमेटो पे अपना ये ढूंढने की हो कि मेरे को बिरयानी खानी है या मोमोज खाने हैं, वर्सेस अगर मेरी पीएचडी पे हो, स्टेप सेम ही रहेंगे। तो उसको कॉन्सेप्ट समझते हुए, एग्जाम्पल को समझते हुए, कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है? अब यहाँ पर क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ ही रहे हैं तो ऑल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस करनी है, हर दिन प्रैक्टिस नहीं करनी। ऑल्टरनेट डेज पे अगर तुम 10 से 15 क्वेश्चंस भी लगा रहे हो पर अच्छे से लगा रहे हो, समझ रहे हो कहाँ गलती है, कहाँ पर अटके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो ऑल्टरनेट डेज पे 10 to 15 क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि पेपर 1 में टाइम ऑन टाइम, एज आई टोल्ड यू, वो ना टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग कर देता है। तो इस वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, अपनी रीजनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, क्योंकि डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है। और जितना जल्दी तुम इस कॉन्सेप्ट को तोड़ पाओगे, जितना जल्दी तुम ये सॉल्व कर पाओगे, जितनी प्रिसाइसनेस के साथ ये सॉल्व कर पाओगे, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही बढ़ाएगा। तो हर दिन अगर तुम 1 से 2 डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन भी लगा रहे हो, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है? अगर तुम हर दिन स्टार्टिंग में 1 भी लगा लो ना तो भी अच्छा है, पर एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट को समझो, उसके अराउंड की ट्रिक्स को समझो, वहां पे स्पीड एनहांस करो। सो दीज 4 शुड बी योर प्रायोरिटी फॉर पेपर 1 टिल 31st of March, जहां मैंने सिलेबस भी समझ लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, और हर दिन 30 मिनट्स देके मैंने अपनी रीडिंग और रीजनिंग दोनों को बेटर कर लिया। मूविंग ऑन, पेपर 2। पेपर 2 में हमारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं जो आपने कॉलेज में देखे होंगे, पढ़े मैं सबके लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि वहाँ पे हमारा ज़्यादा ध्यान होता है पेपर क्लियर करना है, वही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हाँ, हमें बस ये पता होता है कि सीपीसी है, बीएनएसएस है, बीएनएस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट्स इट। पर अंदर की डिटेल्स, पेपर कॉलेज की रिक्वायरमेंट और पेपर यूजीसी नेट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे हाई वेटेज सब्जेक्ट से। हाई वेटेज सब्जेक्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से हर बार आता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरीज के, देन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद बीएनएस बीएस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसका एनालिसिस भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ वॉच दैट। तो यहाँ पर हम उससे स्टार्ट करेंगे। एंड अक्सर हम स्टार्ट करते हैं इजी सब्जेक्ट से, नहीं, आप लोग स्टार्ट करेंगे विद अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आप डिफिकल्ट से इजी की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मेरे ऊपर स्ट्रेस नहीं है, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई, मेरे कॉलेज एग्जाम्स की डेट नहीं आई, तो मैं थोड़ा सा रिलीव्ड हूँ। रिलीव होके मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ईजिली तोड़ पाऊंगी। तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सीपीसी, स्टार्ट विद सीपीसी। अगर तुम अप्रैल में डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाओगे,
कॉलेज मैनेज करोगे, वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट या फिर अपना यूजीसी नेट का एंजाइटी। इस वजह से बोल रही हूँ कि पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट करो। इजी सब्जेक्ट मज़ेदार लगता है, वो हंसते खेलते वैसे भी हो जाएगा, बल्कि अच्छा है ना जब एंजाइटी होगी, पैनिक होगा, उस वक्त पे मैं अपने इजी सब्जेक्ट को उठा के उससे थोड़ा रिलीव हो जाऊंगी। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो साइमल्टेनियसली नोट्स बनाने हैं केसेस और सेक्शंस के साथ। यही नोट्स तुम्हारे फेज 3 में काम आने वाले हैं। तो अपने नोट्स बनाते हो चलना है, आलस नहीं करना। क्लासेस देख रहे हो, साथ में नोट्स बनाने हैं। ये नहीं सोचना मेरे पास तो आरएसएम है, मेरे पास मटेरियल है, बुक है। नहीं, जितना हैंड रिटन करोगे, कार्ड्स बना लो। आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी एक कार्ड, राइट टू फ्रीडम एक कार्ड, प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स एक कार्ड, सीपीसी के इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स एक कार्ड। जब भी रिवीजन करना है, कार्ड उठाया, सॉर्टेड। तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो केसेस सेक्शंस के अराउंड। देन डेली यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहाँ पर हम ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, पर यहाँ डेली करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं रिवाइज करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए पेपर 2 में। तो यहाँ पेपर 2 में तुम 20-30 MCQs भी सॉल्व करोगे डेली, हो जाएगा, पर ढंग से सॉल्व करने हैं, एनालाइज करना है। और हर हफ्ते जो पूरा हफ्ता पढ़ा, मंडे टू सैटरडे जो पढ़ा, संडे को उसे रिवाइज करो। क्या करना है? रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचना कि पूरा पढ़ लूँ फिर मॉक टेस्ट दूंगा, नहीं, मॉक टेस्ट दो ताकि तुम्हें समझ आए कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ताकि तुम्हें समझ आए जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, ओ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अब जब मैं पढ़ूंगा तो ये ध्यान रखूंगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट देने हैं। इस मॉक टेस्ट का ढंग से एनालिसिस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आया कि राइट टू इक्वालिटी इज इन विच आर्टिकल, इतना सिंपल नहीं आता, पर अगर आ गया राइट टू इक्वालिटी इज इन विच आर्टिकल, 14, 19, 21 और 25, द आंसर इज आर्टिकल 14। पर अब तुम्हें पता होना चाहिए 19, 21 और 25 किससे कनेक्टेड है। रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चन भी इवैल्यूएट हो गया। इस तरीके से तुम्हारा एनालिसिस होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब हम आ गए फेज 2 पे। मेरा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल। अपने आप को अप्रैल फूल नहीं बनाना है, हमें पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि हमें निकालना है JRF। 15 मई तक 45 डेज का हमारा ये फेज होगा, जिसमें मैं अपने 30% पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को सॉर्ट करूंगी, जिसमें ज़्यादातर बचे होंगे मेरे अभी पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स और मेरे पेपर 2 के माइनर लॉज। आराम से हो जाएगा। बहुत से लॉज यहाँ पर तुम्हारे ओवरलैप भी कर रहे होंगे कॉलेज के एग्जाम से, ठीक है। और रिवीजन करना है अब मेजर सब्जेक्ट्स का। हर 3 दिन में एक मेजर सब्जेक्ट उठाना है और उसे आराम से तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन उठाया तो एक दिन तुमने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट डे तुमने सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा, जुडिशरी के बारे में पढ़ा। इस तरीके से डिवाइड कर लो, बड़ा चंक रिवाइज भी होता जाएगा और टच में रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मार्च में कॉन्सेप्ट पढ़ा है और मैं सीधा मई में किताब उठाऊंगी, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ भूल चुकी हूँ। तो वीकली रिविजन, एवरी बाई वीकली रिविजन, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हाउ टू डिवाइड योर टाइम, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मैंने सिर्फ 6 घंटे का टाइम रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद तुम्हारे एग्जाम चल रहे हो सकते हैं, पर अगर तुम्हारे एग्जाम नहीं चल रहे हुए, प्लीज़ यहाँ पे +2 अपने हिसाब से कर लेना और ऑनेस्टली कर लेना। 3 आवर्स हम देंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स को। जो भी मेरा कॉन्सेप्ट 30% वाला बचा है, मेरे को पहले वो प्रायोरिटी पे करना है। 2 आवर्स देंगे हम प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस हमारी अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि इस प्रैक्टिस से मेरी रिवीजन भी हो जाएगी, इस प्रैक्टिस से मुझे एक विजन भी मिल जाएगा। एंड लास्टली 1 घंटा हम करेंगे रिवीजन। जहां भी हम इस प्रैक्टिस में अटके उसका रिवीजन, जहां भी मेरे को केसेस याद नहीं हो रहे, सेक्शंस याद नहीं हो रहे। अब जैसे 15 मिनट तुमने केसेस याद कर लिए, केसेस के क्योंकि यहाँ ईयर्स भी आते हैं, तो वहां पे ट्रिक्स अटकानी पड़ेंगी। सेक्शंस याद कर लिए, आर्टिकल्स याद कर लिए, और उसके बाद जाके कुछ प्रोविजंस हैं, सब प्रोविजंस हैं, वो याद कर लिए। तो 1 घंटा ये रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर आपका ये रिविजन पेपर 2 की तरफ होना चाहिए। पेपर 1 का जो हमारा कंपाइल्ड है वो ग्रेजुअली हम वीक में 1 बार या 2 बार करके रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर आपको सेक्शंस एंड ईयर्स मेजरली याद करने हैं, ठीक है, फ्रॉम केस लॉज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम सेक्शंस पर्सपेक्टिव। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले सिर्फ ये समझना था केशवानंद भारती क्या है, पर वो कौन से साल में हुआ, इट्स टाइम कि मैं अब याद करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे जून में पूछा जा सकता है कि केशवानंद भारती कौन से ईयर में हुआ था। देन complete all the minor laws and revise the major laws.
ठीक है, हम माइनर लॉज जो मेरा 30% पेंडिंग है एज आई टोल्ड यू, और इसका मेरे को रिविजन करना है 70% का, पेपर 1 का टॉपिक कंप्लीट करना है, और 2-3 दिन के गैप में रिवाइज करते रहो। मतलब 2 डेज फिक्स कर लो, जैसे वेंसडे और सैटरडे, वेंसडे को मैं पेपर 1 रिवाइज करूंगी, सैटरडे को पेपर 1 रिवाइज करूंगी। हर दिन पेपर 1 उठाने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 अगर तुम हफ्ते में 2 बार भी पर एफिशिएंटली ऑनेस्टली उठाओगे, सॉर्ट हो जाएगा। देन हर दिन, हर हफ्ते एक मॉक देना है, एवरी वीक। अभी भी वो टाइम नहीं आया कि तुम हर दिन करो, क्वेश्चंस तुम हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, पर मॉक जो फुल फ्लेजेड तुम्हारा 3 घंटे का मॉक है, नेट ओरिएंटेड मॉक है, वो हफ्ते में एक बार ही लगाओ। क्योंकि अगर तुम ज्यादा मॉक लगाओगे, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि तुम उसे एनालाइज भी करो, और तुम बस क्वेश्चन कर करके छोड़ते जाओगे और उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे 4 से 5 हफ्ते आ रहे हैं, आपने पूरे 5 मॉक्स लगा लिए। बैंडविड्थ अलाउ कर रही है तो 1 से 2 मॉक्स और एक्स्ट्रा लगा लेना, पर हर दिन एक मॉक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर लो तो वो भी सॉर्टेड हो जाएगा। मॉक्स लगाना, उसका प्रॉपर्ली एनालिसिस करना है, एनालिसिस मैंने बता दिया कैसे। और नाउ इज द टाइम, जब तुम मेजर लॉज रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा है कि यार मैं कितनी भी बार पढ़ लूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि 0 एफआईआर और ये चार्जशीट के सेक्शंस में क्या बोला गया है। अब तुम्हें समझ आ गया कि दिस इज समथिंग दैट इज क्रिएटिंग डिफिकल्टी फॉर यू, क्योंकि मैं उसे पूरा पढ़ चुकी हूँ, रिवाइज कर चुकी हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। यू गेट द हिंज कि नहीं, ये कंफर्टेबल टॉपिक नहीं है, तो ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, क्योंकि फेज 3 में इसी लिस्ट को हम बार बार हर 2 दिन में रिवाइज करेंगे। जितना तुम अपने सिलेबस को तोड़ के समझते जाओगे, ये मेरा कंफर्ट जोन, ये मेरा अनकंफर्टेबल जोन, उतना इजीली तुम समझ पाओगे पेपर की प्रेपरेशन को। एंड दिस गोज फॉर एवरीवन। हर किसी को हर टॉपिक अच्छा नहीं लगता, हर टॉपिक इजी नहीं होता, तो जितना तुम्हें पता है अपनी प्रेपरेशन के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, उतना बेटर तुम परफॉर्म कर पाओगे ऑन योर डी डे। ठीक है, अब आते हैं हम फेज 3 पे, विच इज 15th में ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पर हमारा पूरा जो ध्यान रहेगा, हर हफ्ते हम 2 मॉक देने वाले हैं, एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या मेरे वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, कहीं मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज तो वीक की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जो मैंने ये लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट में एम आई गेटिंग बेटर, एम आई इम्प्रूविंग, ये सारी चीज़ें रिवाइज करना है हर दिन। 30 से 40 सेक्शंस और आर्टिकल्स, 10 से 15 जजमेंट्स। अब देखो, अगर तुम हर दिन 10 से 15 जजमेंट्स करो, मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन है, बहुत ईजिली मेरी 225 प्लस जजमेंट्स रिवाइज हो जाएंगे। अब एक ही दिन तुम 100 जजमेंट उठा के बैठोगे, एंजाइटी होगी। डिवाइड कर लो ना, तोड़ लेते हैं। और इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि करते हुए ही आ रहे हैं, 30-45 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, सॉर्टेड। आगे चलते हैं, जो डिफिकल्ट और वीक टॉपिक्स हैं उसमें 1 घंटा हम कॉन्सेप्ट करेंगे या 1 घंटा रिविजन करेंगे। तो वो जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी, वो लिस्ट हमारी यहाँ पर काम आएगी, ताकि पेपर में मैं इसको देख के घबरा ना जाऊँ। एंड अल्टीमेटली पेपर 1 का 1 घंटे का रिविजन हमारा डेली जाएगा, पेपर 2 का 2 आवर्स, 1:2 के रेशियो में हम चलेंगे। ठीक है, एंड लास्टली करंट अफेयर्स को इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या नहीं करना है। करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा डीपली मत पढ़ना। ये मत सोचना हर पेपर में जीके बहुत आती है, यहाँ भी आएगी, रैंडम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। दूसरी चीज़, इस टाइम पे कोई नई बुक, नया सोर्स मत उठाना। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो रेयर टॉपिक्स ऑफ PYQs हैं, अब उनके पीछे डिटेल में मत भागना। ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू जितना तुम्हें समझ आ रहा है वो चीज़ करना, बिल्कुल एक्सट्रीम मत करना, क्योंकि हर पेपर में हर बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डाले ही इसलिए जाते हैं कि तुम परेशान हो। तो फेज 3 में यू हैव टू बी वेरी मेंटली पेशेंट एज वेल, पेशेंट फॉर योर प्रेपरेशन एज वेल। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मैंने फेज 1 में मेजरली अपने कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे, फेज 2 में मैं अच्छे से रिविजन कर आई हूँ, फेज 3 में बस आई एम गेटिंग ऑन टॉप, राइट। यही मेरा पूरा यहाँ पर्सपेक्टिव रहने वाला है। अब एग्जैक्टली सोर्स के लिए आई विल टेल यू अ क्विक फंडा। तो यहाँ पर हम जाने वाले हैं
ऑन toprankers.com, ठीक है। एंड ऑनलाइन कोर्सेज में लॉ पीजी एंड यूजीसी नेट लॉ अभी रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है फॉर जून 2026 का साइकिल, तो यू कैन ज्वाइन अस, यू कैन ज्वाइन द बैच। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रेपरेशन, क्योंकि यहाँ पे RSM मिलने वाली है, प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले जो तुम्हें हर दिन करने हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें PYQ एनालिसिस मिलने वाला है, केस लॉज की क्लासेस एवरी सैटरडे होने वाली हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी प्रेपरेशन के लिए ज़रूरी हैं, यू आर ऑलरेडी गेटिंग हियर। सो ऑल यू नीड इज जस्ट टू कॉल 6363286363, द नंबर दैट इज विजिबल हियर। एंड क्योंकि आप YT से जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट अ 10% ऑफ बाय यूजिंग दिस कूपन कोड एज वेल, LEACYT, ठीक है। तो देर नहीं करनी है, जो मटेरियल है वो रेलेवेंट मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस टाइम पे कॉलेज के साथ साथ प्रेपरेशन मैनेज करते हुए हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, क्या पढूं क्या नहीं पढूं। एंड एज आई टोल्ड यू, कॉलेज की अप्रोच और यहाँ की अप्रोच बहुत अलग है, तो बैलेंस करना है। 3 फेजेस में हमें फाइनली JRF तक का रास्ता निकालना है, और हम निकाल लेंगे बिना पैनिक करे। Alright, so that was all about this session. Hope the strategy works for you. कहीं भी परेशान हो रहे हो तो you can comment below so that we can help you through your preparation. All the very best guys. See you super soon.